नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मैप्स पर। मैप्स मेरे चैनल का नाम है और मैंने इसका पूरा नाम रखा है मानव प्रबंधन एवं संगठन। आज हम बहुत ही खास एवं महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे, वह है ग्रेजुएटी एक्ट 1972। जैसा कि आप मेरे स्क्रीन पर देख भी सकते हैं, यह कानून उस कर्मचारी के लिए है जो अपनी मेहनत और ईमानदारी से सालों तक किसी संस्था के लिए काम करता है। क्या दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि जब आप अपनी जॉब छोड़ते हैं या रिटायर होते हैं तो आपको एक लमसम अमाउंट ऑर्गेनाइजेशन से मिलता है जो आपकी वर्षों के मेहनत की सराहना करता है। जी हाँ दोस्तों, यह है ग्रेजुएटी। तो आइए शुरू करते हैं। ग्रेजुएटी एक्ट क्या है? तो सबसे पहले इसका पर्पज। तो एज यूजुअल मैं एक पेन पिक कर लेता हूं। तो इसका पर्पज है मॉनेटरी हेल्प करना वर्कमैन और एम्प्लॉयज को। ओके, तो हाउ इट केम इनटू इफेक्ट, यह इफेक्ट में कैसे आया? यह इफेक्ट में आया इंडियन ह्यूम पाइप कंपनी लिमिटेड के कर्मचारियों से। तो उनके जो वर्कर्स थे उन्होंने ये क्लेम किया, क्योंकि उन्होंने बहुत समय उस ऑर्गेनाइजेशन के सर्विस में लगाया था, तो उन्होंने क्लेम किया कि एक लमसम अमाउंट उनके रिटायरमेंट के बाद उनको मिलना चाहिए। तो बहुत इस पर डिबेट हुआ, उनके बीच डिस्कस हुआ, तो लीगल प्रोसीडिंग्स में ये केस चला गया। तो फाइनली सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 1972 में एक वर्डिक्ट दिया जो वर्कमैन के फेवर में गया, और तब से ये पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी एक्ट 1972 लागू हुआ। ओके, तो अगली स्लाइड में हम जानेंगे इसके प्रिंसिपल के बारे में, या ये कब पार्लियामेंट में पास हुआ और कब ये फोर्स में आया। जैसा आप मेरे स्क्रीन पे फिर से देख सकते हैं, इफ ए वर्कमैन एम्प्लॉयज इज सर्विंग एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर ए लॉन्ग पीरियड, he is entitled to claim a certain amount as retirement benefit। तो एक निश्चित समय अवधि की सेवा किसी कर्मचारी को अपने ऑर्गेनाइजेशन में देनी पड़ती है, तो उसके बाद उसको एक लमसम अमाउंट एज ए सिक्योरिटी उसको मिलती है, ताकि उसका जो जीवन है, अगर उसके पास कोई एक्टिव या कांस्टेंट सोर्स ऑफ इनकम नहीं है तो एक लमसम अमाउंट उसको मिले। तो किस डेट को ये पार्लियामेंट में पास हुआ था? ये पास हुआ था 21 अगस्त 1972 और ये फोर्स में आया था 16 सितंबर 1972। जो एप्लीकेबिलिटी है इसकी, ये पूरे इंडिया में लागू है। जैसे मैंने लिखा है पॉइंट, इट एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया, यानी कि पूरे इंडिया पर लागू है। इट इज रिस्पॉन्सिबल टू ऑल माइंस, ऑयल फील्ड्स, प्लांटेशन, रेलवे कंपनीज एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन विच कम अंडर SOP or Establishment Act, and where 10 or more people are employed on any day of preceding 12 months। तो मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ कि जैसा जो ऑर्गेनाइजेशन मैंने इसमें लिखे हैं, एक तो ये उनके लिए एप्लीकेबल है, पूरे भारत में लागू है। ये मेनली उन ऑर्गेनाइजेशन में लागू है जिनकी संख्या 10 से ऊपर है। लेकिन माना आज किसी ऑर्गेनाइजेशन की संख्या 10 से ऊपर है तो उस पर ये ग्रेजुएटी एक्ट लागू होगा। यदि किसी कारणवश इसकी संख्या 10 से कम चली गई तो तब भी ये उस पर लागू रहेगा, बशर्ते कि इसको जब इसकी संख्या 10 से ऊपर थी, इसको 12 महीने के अंदर अंदर हुए हों। ओके, तो आज कम है, माना 10 से कम है, और पिछला जो 10 से ज्यादा था वो 12 महीने के अंदर ही था इसकी संख्या, तो इस पर फिर भी ये नियम लागू रहेगा। दूसरा पॉइंट ये कहता है कि SOP और एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंदर जो ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश हुए हों तो ये एक्ट उन पे भी लागू करता है। जैसे आप देख सकते हैं कि मैंने एक पॉइंट इसमें लिखा है कि SOP और एस्टेब्लिशमेंट टू विच दिस एक्ट हैज बिकम एप्लीकेबल शैल कंटिन्यू टू बी गवर्न्ड बाय दिस एक्ट, notwithstanding that the number of person employed therein at any time after it has become so applicable falls below 10। इसका मतलब ये हुआ कि जो ऑर्गेनाइजेशन आपके SOP और एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंतर्गत एस्टेब्लिश हुए हैं,
यदि उनकी संख्या आज 10 से ऊपर है, 10 या 10 से ऊपर है, तो उस पर ये लागू होगा। लेकिन किसी कारणवश उसकी संख्या 10 से नीचे चली गई किसी भी समय, तो यह हमेशा के लिए उस पर लागू ही रहेगा। तो इस पर वो नियम नहीं लागू होगा जो मैंने ऊपर वाले पॉइंट में समझाया था कि 12 महीने के अंदर अंदर उसकी संख्या जो है अगर कम होगी तो ये उस पर लागू रहेगा, अन्यथा नहीं रहेगा। तो शॉप और एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंतर्गत जो ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश हुए हैं उनमें कभी भी अगर ये संख्या 10 से नीचे गिरती है तो ये हमेशा के लिए उस पर अप्लीकेबल ही रहेगा। एलिजिबिलिटी, अब इसके लिए कौन एम्प्लॉय एलिजिबल है, तो मैंने यहां इसमें लिखा है द वर्कमैन और एम्प्लॉइज हु हैज कंप्लीटेड 5 years ऑफ सर्विस इन द ऑर्गेनाइजेशन, इट इज मैंडेटरी अंडर सेक्शन 4 ऑफ द पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एक्ट 1972। तो ये अप्लीकेबल किसके लिए है? जो वर्कर या एम्प्लॉय 5 साल या 5 साल से ज्यादा की सर्विस अपने ऑर्गेनाइजेशन को दे चुका है। तो अंडर सेक्शन 4 ऑफ द पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एक्ट 1972 उस ऑर्गेनाइजेशन को, उस एम्प्लॉय, उस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा उस एम्प्लॉय को ग्रेजुटी देना अनिवार्य है। तो ये किस केस में दिया जाता है? सुपरएनुएशन में, या तो कोई कर्मचारी रिटायर हो रहा है या रेजिग्नेशन दे रहा है या उसको कोई डिसेबलमेंट हो गया किसी कारणवश, किसी डिजीज से, तब दिया जाता है। और एक एक्सेप्शन इसमें यह है, 5 साल को अगर का एक एक्सेप्शन है कि अगर अंडर सेक्शन 5141 इन केस ऑफ डेथ और डिसेबलमेंट, इन दिस केस इट इज नॉट मैंडेटरी टू कंप्लीट 5 years ऑफ सर्विस। यानी कि सेक्शन 41 ये कहता है कि यदि कोई कर्मचारी के डेथ हो जाती है या डिसेबलमेंट हो जाता है ऑपरेशन के दौरान ऑफिसेस के अंदर या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो ये मैंडेटरी उसको ग्रेजुटी अमाउंट दिया जाएगा, बशर्ते कि उसको 5 साल कंप्लीट हुए हैं या नहीं हुए हैं, इस बात से मतलब नहीं है। ओके, और इसके लिए एलिजिबल कौन नहीं है? एन एम्प्लॉय हु इज टर्मिनेटेड फॉर मिसकंडक्ट लाइक थेफ्ट, फ्रॉड और हैरासमेंट मे नॉट बी एलिजिबल फॉर ग्रेजुटी। यानी कोई एम्प्लॉय इसके लिए एलिजिबल नहीं है यदि वो किसी मिसकंडक्ट में पाया जाता है, जैसे थेफ्ट, फ्रॉड या हैरासमेंट में। या फिर मेरा दूसरा पॉइंट आप देख सकते हैं, कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉइज आर नॉट जनरली कंसीडर्ड परमानेंट एम्प्लॉइज एंड मे नॉट बी एलिजिबल फॉर ग्रेजुटी। यानी कि वो एम्प्लॉइज जो कॉन्ट्रैक्ट के एक एग्रीमेंट होता है, जो कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट है, यदि वो इसके अंतर्गत आते हैं तो इसमें उनको एज ए परमानेंट एम्प्लॉय नहीं कंसीडर किया जाता है, तो वो पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एक्ट के लिए भी अप्लीकेबल नहीं होंगे। ओके, नेक्स्ट, अब इसका कैलकुलेशन, ग्रेजुटी को कैसे कैलकुलेशन किया जाता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इसका कैलकुलेशन होता है, जो आपकी लास्ट ड्रॉन सैलरी है पर मंथ, उसको डिवाइड किया जाता है 26 से। 26 से इसलिए किया जाता है किसी एक महीने में 26 से ही एक्टिव वर्किंग डेज होते हैं, तो इसको फिर मल्टीप्लाई किया जाता है 15 से, यानी कि आपकी हाफ मंथ की सैलरी इनटू नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस। यानी कि उस ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी आपको साल हैं उसको फिर से इस अमाउंट से, इस फिगर से मल्टीप्लाई किया जाता है। यानी कि लास्ट ड्रॉन सैलरी पर मंथ, किसका? बेसिक सैलरी, वो पर मंथ बेसिक सैलरी जो है उसका डिवाइडेड बाय 26, या गया एक दिन की सैलरी, इंटू 15, यह आ गया आपका आधे मंथ की सैलरी, इंटू नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर्स, जितने साल आपने उस कंपनी में लगाए हैं, इंटू दिस नंबर। तो जो भी अमाउंट आएगा वो आपको एज ए ग्रेजुटी मिल जाएगा। अब इसका आता है नॉमिनेशन। नॉमिनेशन शुड बी डन विद इन 30 days फ्रॉम कंप्लीटिंग 1 year ऑफ सर्विस इन द ऑर्गेनाइजेशन। यदि आपको ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हुए 1 साल हो गया है, उस 1 साल के जस्ट बाद आपको 1 महीने के अंदर अपने नॉमिनी का रजिस्ट्रेशन इस एक्ट के अंतर्गत कराना होगा। ओके, तो आई होप कि आपको ये थोड़ा हेल्पफुल रहा होगा। तो दोस्तों, ग्रेजुटी केवल एक अमाउंट नहीं है, यह उस मेहनत, समय और समर्पण का प्रतिफल है जो आपने अपनी नौकरी में लगाया। यह एक छोटा सा तरीका है यह दर्शाने का कि आपके योगदान को सराहा जाता है। जब भी आप अपनी किसी ऑर्गेनाइजेशन में अब काम करें
और आपको उसके फल के बारे में आप सोचने लगें या सोचें, तो याद रखें कि ग्रेजुएटी हमेशा एक अधिकार के रूप में आपके साथ है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको जरूर ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और मैं कोशिश करूंगा उसके आंसर देने का। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लिप।